We'll dive into Android app development, offering a range of exciting benefits. This day's learning will equip you with practical skills to design, build, deploy mobile applications. The hands-on experience will help you apply theoretical knowledge, fostering creativity and problem-solving skills. These versatile skills open doors to rewarding career opportunities in a high-demand field. Ultimately, you will embark on a dynamic learning journey with the potential to create, innovate, and excel in an ever-evolving world of app development. So, without further ado, I want to welcome the speaker of this session, Saim Shakir, with a huge round of applause. So I guess it's many बच्चे हैं उसको start करते हैं. Getting started with Android development. First of all, इंस्टॉलेशन में जिसको प्रॉब्लम थी क्या हुआ? इंस्टॉलेशन में जिसको प्रॉब्लम थी किसी का रह गया इंस्टॉलेशन, मतलब हो गया, मतलब कैसे दिक्कत आ रही है? नहीं, वो तो टाइम लेगा, तुम्हें वैसे नहीं चाहिए, डाउनलोडिंग वगैरह होगी और फिर बस लाइसेंस को एग्री करना है एंड दैट्स ऑल आई गेस. उसके बाद ये कुछ स्ट्रिंग्स है बस, इसको मैं ओके और नेक्स्ट करना है. मुझे लगा था कुछ चेंज होगा लेकिन इसको कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो सिंपल है इसका. सो वाई कॉटलिन? सो गूगल ने कॉटलिन को प्रेफर करा है इस बार, ताकि कॉटलिन का सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है, वो कंसाइज है और बाकी लैंग्वेज भी कर सकते हैं बट कॉटलिन इज प्रेफर्ड. तो कॉटलिन बेसिक्स. सो आई गेस बेसिक्स तो लैंग्वेज सबको आती हैं, लेकिन यहाँ पे कॉटलिन में एक थोड़ा पार्ट है जावा जैसे सिमिलर है. जैसे फंक्शन मेन है, तो फंक्शन मेन में प्रिंट करा है हमने हेलो वर्ल्ड, तो फंक्शन मेन में सारे दूसरे फंक्शन कॉल होते हैं. लेट्स डू इट इन द कंपाइलर. जैसे कंपाइलर कॉटलिन प्लेग्राउंड ऑनलाइन भी कर सकते हैं. इसके पास एंड्रॉइड स्टूडियो है, वो एंड्रॉइड स्टूडियो में ही खोले. आप लोग खोल लीजिए अपना एंड्रॉइड स्टूडियो. I'll be getting a new file here, new project obviously. And the project name is MQ activity. The name is कोई भी नाम डाल दीजिए, अभी टाइटल बनाएंगे. एंड यहाँ पे ये API SD मिनिमम SD के लिख लीजिएगा. यहाँ पे लिखा है API 33, मतलब एंड्रॉइड 30 लेटेस्ट एंड्रॉइड के लिए कंपेटेबल है ये. तो इसमें 13 डिवाइसेस 13% 50% डिवाइस पे ये रन करेगा. तो वी विल बी चूजिंग समथिंग लोअर देन दिस ऑब्वियसली. सो वी गो टू एंड्रॉइड 8 और आई गेस 8 इज एनफ. 92.4% डिवाइसेस. तो कंपेटेबिलिटी के हिसाब से आई विल बी सिलेक्टिंग द एंड्रॉइड वर्जन इन दिस प्लेस. पेज बहुत था पर टाइम देता है. तो बाय द टाइम ये एंड्रॉइड स्टूडियो का लेआउट है, किसी को दिक्कत तो नहीं है दिखने में? दिखेगा ठीक है. बैक साइड दिख रहा है? ठीक है. So here we'll be getting a file, Kotlin file here, new in Kotlin class. Name practice और जो भी नाम डालना है obviously practice and type file. So Kotlin file में we'll be writing our main function. So similar to Java, we'll be printing some statements like print and so क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा इसका? मैंने साइन मतलब ऑब्वियसली जो लिखा है, ठीक है. तो ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद वी कैन यूज दिस बटन, जो ऊपर वाला रंग का बटन है. फर्स्ट टाइम हमें यहाँ से करना पड़ता है.
थोड़ा टाइम लेता है, रिसोर्स हैवी है, अभी क्रिएट हो रहा है। So main function हमने आ गया. अब apart from main function there are two type of variables in Kotlin, var and val. So var, for example, var age, I will be defining a data type. Age is the variable name and age is 24 for now. And दूसरा वेरिएबल val टाइप का, जिसको मैं जेंडर कह देता हूँ. I am a dollar gender and so what do you think the output will be? I am a male of age 24. सिंपल. लेकिन अभी हम इसे प्रिंट करने के बाद देखते हैं, ऑब्वियसली यही आएगा. उसके बाद हम चेंज करेंगे कुछ. हमने एज को चेंज कर दिया. अच्छा हाँ, पहले साइन वाले को कमेंट कर देते हैं ताकि वो प्रिंट हो रहा है. और हमें एज को चेंज करना है. अब आउटपुट कुछ और होगा, एज चेंज हो चुकी होगी. लेकिन क्या हम जैसे एज को चेंज करा वैसे ही जेंडर चेंज कर सकते हैं? मतलब जेंडर ऑब्वियसली चेंज नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते, रियल लाइफ में भी नहीं कर सकते. ठीक है, ताकि ये वैलिड लेके दिखाए यहाँ पे. यहाँ पे फिट हो जाएगी, लेकिन अभी हम जेंडर चेंज करके ट्राई करेंगे. थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई तो तो जेंडर चेंज नहीं हो सकता, ताकि वो बताएगा हमें कि वो वेल कैटेगरी का चेंज टू वेल. तो अगर वैल्यू चेंज करनी तो उसे वेल देना पड़ेगा. तो वी कैन डू राइट नाउ. तो अगर पता चल गया, वेरिएबल टू टाइप्स के लिए, वेर एंड वेल. और वेर कैन बी ओवररिडन, वेल कैन नॉट बी ओवररिडन. उसके बाद आई विल सी दैट ओके. सो बिगनिंग में हमने फंक्शन पढ़ा और वेर और वेर एंड वेल का डिफरेंस पढ़ा. उसके बाद कमेंटिंग में कमेंट्स जो होते हैं सिमिलर है, इसमें भी जावा की तरह ही है, सिंपल सिंटेक्स है उसका. और कॉटलिन एक टाइप लैंग्वेज, मतलब हर वेरिएबल की एक स्पेसिफिक डाटा टाइप है. और यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में एक शॉर्टकट है, कंट्रोल पर शिफ्ट पर सी. अगर हमने डाटा टाइप्स को असाइन नहीं किया तो वो डिटरमाइन कर दीजिए कि वो डाटा टाइप क्या है. जैसे मैं चेक करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट पर सी, इट विल सेलेक्ट इट इज ऑफ इन टाइप. हालांकि मैंने इसे भी डिफाइन नहीं किया है, वी कैन डिफाइन इट एज वेल. ये इन एज फिर इन जो लिखा है, ये एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया डाटा टाइप उसका. और ये एक अच्छी आदत है, बाद में काम आती है. उसके बाद सी डेट या सिमिलर टू अदर लैंग्वेजेस, हमें फ्लोट पे एफ लिखना पड़ेगा ताकि वेंडर को डबल को ही कंसिडर करता है और वो फ्लोट को डबल समझता है. आफ्टर दैट so other data types are boolean, char and string. So boolean are of two types, true and false, and I guess सबको पता होगा ये तो. उसके बाद char में एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर होता है और वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास से हम रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे यहाँ पे s लिखा है और नीचे स्ट्रिंग लिखी है, तो स्ट्रिंग में कलेक्शन ऑफ char होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमास. स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में हम लोग स्ट्रिंग के अंदर ही अपना वेरिएबल कॉल करते हैं. तो उसको हम कॉल करते हैं डॉलर साइन लगा के. तो यहाँ पे जैसे ये वाला एग्जांपल था, प्रिंट आई एम लर्निंग लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट जाएगा आई एम लर्निंग कॉटलिन, लेकिन जो प्रिफर्ड है वो हो जाएगा आई एम लर्निंग डॉलर साइन लैंग्वेज. तो इस स्ट्रिंग के अंदर ही हमने उसकी वैल्यू कॉल कर दी है और ये टेम्पलेट है. और operators in Kotlin are similar as other languages, just plus, minus, and multiplication, division, and reciprocal, and other comparison operators. After that, we will be going to conditional operators. As already taught, Kotlin if expression. So if expression, if and else expression में हम लोग पहले condition 1 चेक करते हैं, फिर if expression का कोड
एग्जीक्यूट कर देते हैं. इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स देन एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा. और इसमें इफ एल्स एक लाइब्रेरी चल सकती है. तो ये यूजर इनपुट इन कॉटलिन है, लेकिन इतना हैंडी टू यूज नहीं है ये, और ये ज़्यादा यूज नहीं होगा हमारे ऐप्स में भी, ताकि ऐप्स में हम लोग एक पर्टिकुलर व्यू होता है एडिट टेक्स्ट नाम का, उसमें जो डाटा स्टोर होता है वही यूज करते हैं. और इसका इनपुट हम कहीं और यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे. ठीक है. इसका एक पर्टिकुलर तरीका, जैसे वेल डिफाइन किया, फिर स्ट्रिंग इनपुट और उसमें रीड एलिमेंट लिख दिया, तो उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी उस स्ट्रिंग में, उस वेरिएबल इस वाले वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, वो स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी. थोड़ा सा डिफरेंट है नंबर्स के लिए. उसके लिए आपको स्कैनर इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब जावा की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी. तो लूपिंग इन कॉटलिन, नाउ इधर एक बड़ा चेंज हुआ है लूपिंग इन कॉटलिन में. हमने स्विच स्टेटमेंट आई गेस पढ़े होंगे ज़्यादातर ने. स्विच स्टेटमेंट में हम कंडीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं बेस्ड ऑन मतलब इफ एल्स है, लेकिन वो बड़े लेवल पे है, मल्टीपल कंडीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं. तो वैन में हम लोग जैसे यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है सीजन, तो सीजन की वैल्यू अगर इन 1 to 3 मतलब इट लाइज बिटवीन 1 to 3 then a particular code is executed, and if it lies between 4 to 8 then the summer will be executed, 9 to 12 the winter will be executed, and if it doesn't lie between all the given options then the else code, that is the default code, will be executed. Okay, and इसका एग्जांपल देख लेते हैं. So इसी में where age is equals to 24 and हम when लूप यूज कर देते. तो when age lies between सिंपल कंडीशन है और ये एग्जीक्यूट होगी, हमेशा एग्जीक्यूट होगी, ताकि वेयर एज जो था वो कभी चेंज होगा ही नहीं, हमने पहले डिफाइन कर दिया. इन केस को चेंज होता तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी एग्जीक्यूट हो सकती थी, पर इस केस में तो ये वार्निंग देगा ताकि हमने कोई चेंज ही नहीं करा. और दूसरी कंडीशन भी ऐसी जैसे लेट्स से 50 and 46. तो दिस इज द व्हेन एक्सप्रेशन हियर. एल्स जस्ट गिव योर अटेंशन टू दिस. ये जो एरो और डैश यूज हुआ है ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. पर्टिकुलर स्टेटमेंट जैसे कोड ब्लॉक, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, कोड ब्लॉक भी हो सकता है. ये बता रहा है इन दिस पर्टिकुलर रेंज दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड. कोई और एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं आप लोग जो करना है जिसमें. ठीक है. एल्स में हम पूरा ब्लॉक लिख सकते हैं, जो हमें करना है कोई भी ब्लॉक लिख सकते हैं. तो ये सिंपल है. इसमें इसका आउटपुट क्या होगा, सिंपल ही दिख रहा है इसमें. तो अडल्ट उसके बाद तो ये एडवांस वर्जन है स्विच का. ठीक है. तो रिप्लेस किया गया इसमें स्विच को, मल्टीपल कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं. और इसके अलावा यहाँ पे वाइल एक्सप्रेशन आता है. वाइल एक्सप्रेशन बूलियन को ऑपरेट करता है, बूलियन पे कि ये पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू है तो ये लूप चलेगा यहाँ तक, एक पर्टिकुलर उस तक रेंज तक चलेगा एक लूप. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाइल में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, विजिबल नहीं होगा ये बता दिया. वाइल एक्सप्रेशन में हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं रिजल्ट. फिर वाइल रिजल्ट लाइक इज लेस देन 30, या अगर ये रिजल्ट 30 से लेस है तो एक बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे चल रहा है, वो कह रहे हैं हाँ ये ट्रू है. अगर ये ट्रू है तो हम इसके नीचे का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देते हैं. तुरंत देखते हैं.
So this should be working. हमजा ये कौन कर रहा है? ठीक है। तो ये कोड ब्लॉक है, इसका फंक्शन मेन के अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन किया है वेर, ताकि वेर हमने इसलिए बनाया था कि रिजल्ट चेंज हो सकता है, हम चाहते हैं रिजल्ट चेंज हो सकता है। फिर वाइल कंडीशन हमने एक यहाँ पे डाली है कि रिजल्ट अगर 30 से कम है या बराबर है तो ये वाला इसका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इस कंडीशन में वो 30 से कम है तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो व्हेन रिजल्ट अब यहाँ पे हमने वाइल के अंदर व्हेन यूज करा है एंड दिस कैन बी डन इन मैनी कंडीशंस। तो वाइल के अंदर व्हेन यूज करा है और व्हेन में वही पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन 1 to 10 या फिर 11 to 20 मतलब हम रेंज चेक कर रहे हैं ऑफ एक पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट को इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, इस वजह से रिजल्ट को हमने वेर रखा था ताकि वेल अगर होता तो इंक्रीमेंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, बेसिक सा डिफरेंस है ये, और ये बस इतना ही है। और इसको हम रन करके देखते हैं क्या लगता है, क्या आंसर आएगा। 3 बार, ठीक है, हेलो 3 बार आना चाहिए। ग्रेडल बीइंग रनिंग, तो प्रैक्टिस हो रही है। हेलो वर्ल्ड 3 बार रन हो चुका है और वो आ चुका था कि पहले वो 10 से कम था। अच्छा, बड़ा नीचे वाला, ठीक है। तो पहले वो 10 से कम था, सबसे पहली कंडीशन थी वो रिजल्ट 4 था और वो लाई कर रहा था 30 से कम में। तो पहली वाली जो कंडीशन थी 1 से 10 तक के बीच में वो लाई कर रहा था, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सेकंड कंडीशन में वो इंक्रीमेंट हो चुका था इस बात पर, ताकि एक कंडीशन वैन की एक कंडीशन हम सब्सिडाइज कर चुके थे, फिर वो रिजल्ट पे गया जो इंक्रीमेंट हो चुका है 10 से। तो हम सेकंड कंडीशन पे पहुंच गए इसकी बात, ताकि उसकी वैल्यू अब 14 हो चुकी है। तो सेकंड कंडीशन हेलो वर्ल्ड, देन हेलो वर्ल्ड। वी कैन चेंज एज वेल। अभी छोटा सा में आ गया होगा, तो देखते हैं। हे वर्ल्ड, बाय वर्ल्ड, ठीक है। इसी उसमें आ रहा है, सीक्वेंस में आ रहा है हेलो हे एंड बाय, वन आफ्टर द अदर, बाय, ठीक है। सिंपल इज दैट। और उसके बाद एक और इसका पार्ट है वैन का। हम इसमें डायरेक्ट टाइप चेक कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो उसमें हम इसमें इज भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वेर एक्स, यहाँ पे कॉटन में देयर इज अ डायरेक्ट टाइप कॉल्ड एनी, जिसमें हमें पता नहीं है कि इस वक्त कौन सी डायरेक्ट टाइप है, कोई भी हो सकती है। तो एनी इज इक्वल टू 13.314 और डबल इन्वर्टेड कॉमास में, और व्हेन एक्सप्रेशन लिखा है x when x is int is float is double is string, print this integer float double string and enable options। क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? डबल नहीं, ठीक है, चेक करते हैं। पर 13.314 डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्ट्रिंग है। उसके बाद डू वाइल लूप। सो आफ्टर द वाइल लूप देयर कम्स द डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में बस एक ही चेंज हो रहा है, हम यहाँ पे डू को भी इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन डू हमेशा इंप्लीमेंट होता है फर्स्ट टाइम पे। वेदर और नॉट द वाइल कंडीशन इज ट्रू और नॉट, डू विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो डू तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा एक बार। उसके बाद हम चलते हैं फॉर लूप पे। तो है ये फॉर लूप का जो कोड है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, and you'll see what happens in this code. So for num in 1 to 10 print num, इसका क्या आउटपुट हो सकता है? यहाँ पे हमने for loop लगाया है, उसके अंदर num लिखा है और वो रेंज के अंदर लाई कर रहा है 1 to 10। क्या anyone? 111 नहीं सर, इसका आंसर वैसे होना चाहिए 1 to 10, ताकि फॉर लूप है ये। इसका आंसर 1 to 10 है। लेकिन एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एग्जीक्यूट हो कैसे गया? नम तो डिफाइन 1 ही रखा,
नम डिफाइन हुआ कहीं पे? कैसे हो सकता है एग्जीक्यूट? हाँ, ये कॉटलिन का फीचर है, कॉटलिन पूरी अकलमंद है। उसने नम को इस फॉर लूप में ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया था, नंबर एक इंटीजर डिफाइन कर दिया था इसने, जो कि रेंज के अंदर टाइप करेगा। तो आफ्टर इट विल बी जस्ट मूविंग अहेड। इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड स्टूडियो। अब कॉटलिन का बेसिक बहुत जल्दी हो चुका 10 मिनट में, तो एंड्रॉइड स्टूडियो चलते ही है। आई गेस पहले ही फाइल तो बना ली थी सबने, प्रोजेक्ट तो बना दिया था जब खोला था मैंने, कहा था बन ही गया होगा। चलो फिर भी देखते हैं। फाइल पे क्लिक करके विल गोइंग टू न्यू एंड देन न्यू प्रोजेक्ट एंड वी विल चूजिंग एम्प्टी एक्टिविटी हियर एंड इसका नाम डाइस रोल और कुछ भी। ये इसका पैकेज नेम है। जब भी हम इसे प्ले स्टोर पर अपलोड करना चाहते हैं तो पैकेज नेम काम आता है और ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और सेव लोकेशन हमने दे रखी है, ऑब्वियसली मेरे में कुछ किसी में कुछ और होगी, तो स्कॉटलैंड लैंग्वेज यूज़ कर रखी, जावा यूज़ कर सकते हैं। 92.4% यूएस में रन करेगा, ताकि ये एंड्रॉइड 8 है। और कम होता तो ज़्यादा में रन करता। एंड वी विल गो अहेड। तो क्रिएट हो रहा है तुम्हारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन का पहला इंस्टेंस या पहली एक्टिविटी। तो ये जब क्रिएट हुआ तो दो फाइल्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी हैं। एक तो मेन एक्टिविटी डॉट केबी एंड एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। ये रूम नहीं हो पाएगा, क्या फाइल नेम रूम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो इस वक्त खुला होगा मेन एक्टिविटी खुली हुई है, उसके जस्ट साइड में एक्टिविटी मेन भी है, वो एक्सएमएल है। तो इन दोनों में एक फर्क है। एक्टिविटी मेन में हम लोग यूआई डिफाइन करते हैं और जो भी लेआउट्स होंगे वो डिफाइन करेंगे इसके अंदर, और वही लेआउट्स को हम लॉजिक देंगे इस फाइल में, कॉटलिन फाइल में। सो विल बी यूजिंग कॉटलिन टू गिव द लॉजिक, टू गिव द फंक्शनैलिटी टू द यूआई। तो एक ऐप चला के देखते हैं, तो बताएंगे उसमें कैसे यूज हुआ है, ठीक है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये लेआउट है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू में हम लोग टेक्स्ट डालते हैं। बटन व्यू में बटन में हियर इज अ बटन दैट व्हेनेवर यू प्रेस समथिंग हैपेंस। बटन जब प्रेस करते हैं कुछ ना कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ होगा। जब बटन हमने यहाँ पे डाल दिया तो अभी यहाँ पे ये डाल दिया, किसी काम का नहीं है, बस पड़ा हुआ है। और सिमिलरली इमेज व्यू है, इमेज के लिए रिसाइकलर व्यू थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। उसके बाद टेक्स्ट बटन विजुअलाइज लेआउट, तो डिफरेंट थिंग्स आर हियर to explore. And the main activity में you can see there is no function main here, fun main here. Like in Kotlin जहाँ पे हमने स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो कैसे होगा? तो यहाँ पे एंड्रॉइड में ऑन क्रिएट फंक्शन ही उसको रिप्लेस कर रहा है, और इसी फंक्शन में हम सब अपना कोड टाइप करेंगे मेन इसके अंडर सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेवल। और ये सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेवल हमें असाइन कर रहा है कि ये वाली एक्टिविटी जो कि XML है वो इस मेन एक्टिविटी कॉटलिन फाइल से कोलैबोरेट कर रही है या फिर उसके अंडर वर्क कर रही है, ठीक। तो एक ऐप चला के देखते हैं। I'll be sharing my screen. तो ये ऐप है, इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, कुछ बस रखा हुआ है एक बटन सा, और मतलब इमेज चेंज हो रही है, एक वीडियो आ गई। अब इसमें क्या क्या यूज हुआ है इस ऐप में? तीन चीजों की क्या क्या यूज हुआ है? क्या बटन, ठीक है। वीडियो, हाँ वीडियो भी हुई थी लेकिन दूसरी स्क्रीन भी हुई, ठीक है। इमेज, हाँ ठीक है। तीन चीजें यूज हुई, सिंपल एज दैट। सो हम एक्टिविटी के अपने यूआई में, अपने लेआउट में उसे इंपोर्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यार एक काम करो, मेरे से वायरलेस निकाल दो मेरा बैग। चलो छोड़ हो जाएगा,
ठीक है, तो ये पहला बटन हमने इंपोर्ट कर दिया था, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके सॉरी नहीं, थोड़ा हो जाता ऐसे हुआ, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल था। हाँ तो बटन हमने इंपोर्ट कर लिया था, बटन में डाल देते इसके अंदर, या फिर मैं फिर से डाल देता हूँ। So there are three options here, three modes here in this layout file. The first mode is design, in which we can just drag and drop our views. What is view? जो भी दिख रहा है वो view है, ठीक है, इसमें जो भी दिखेगा तुम्हें वो view होगा। उसके अलावा सेकंड जो ऑप्शन है वो स्प्लिट स्क्रीन का है। इसमें एक साइड में हमें कोड दिख रहा है और दूसरी साइड में तुम्हें उसका डिजाइन पार्ट दिख रहा है, ये इसका कोड है। और उसके बाद बस एंटायरली कोड, इसमें तुम बस डायरेक्ट कोड टाइप करोगे और तुम्हारा रिप्रेजेंट हो जाएगा, जो सामने आना होगा, ठीक है। So here I am using constraint layout. There are different type of layouts obviously. So in the design layout, in the design section, we will go to common and then button. और दूसरा इमेज था, एक अपडेट से ले लेते हैं प्रीव्यू के लिए बस। तो बटन और इमेज लग चुकी है, लेकिन अभी क्या काम आएगा, ये किसी काम का नहीं है, उसको हमने असाइन भी नहीं करा, इसमें हमने कंस्ट्रेंट भी नहीं दी है, ताकि कंस्ट्रेंट लेआउट देना पड़ेगा, वरना दूसरे लेआउट से होगा। जैसे कंस्ट्रेंट में हमें देना पड़ेगा, मतलब ये एक बॉर्डर से कितनी दूरी पे है, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लेकिन असाइन। सो हमारा इसका यूआई जो था, लेआउट था, वो बन चुका है। अभी तक किसी को मेरे ख्याल से कोई डाउट होगी? कोई डाउट? सही। अब फंक्शनलिटी देते हैं, ताकि लेआउट बन चुका है तो ऑब्वियसली अब तो काम फंक्शनलिटी में होता है। विल गो टू प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट वाले में, इस फोल्डर में देयर आर सब फोल्डर्स लाइक ऐप मैनिफेस्ट इन जावा। सो ये फोल्डर मैनिफेस्ट जो पहला था, ये भी टच नहीं करा देते। मैनिफेस्ट में ऐप का नाम होता है और ऐप की आइकन होता है, मतलब ऐप का आइकन चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एंड्रॉइड लेबल, वी कैन चेंज द नेम ऑफ दिस ऐप एंड वी कैन चेंज द आइकन ऑफ दिस ऐप। और राउंड आइकन भी होता है, वो भी चेंज कर सकते हैं, या फिर ये थिंग चेंज कर सकते हैं। मतलब ये ऐप की जो दिखता है, जैसे दिखता है उसके लिए ऐप आइकन वगैरह जो नाम वगैरह प्ले स्टोर पर जैसा दिखेगा। एक्टिविटी मेन पे आते हैं हम लोग, ताकि एक्टिविटी मेन एक्सएमएल का काम हमारा हो चुका था, अब एक्टिविटी मेन पे जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइंड अ बटन। सो हाउ टू डिफाइन अ बटन हियर? वी विल बी मेकिंग अ वैन बटन। रोल बटन, इसका डाटा टाइप, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्यू टाइप कौन सा है, वो है बटन टाइप का। So here is the condition, here is a function here which we will be using now is find by ID। और इसमें उस बटन लेआउट की आईडी दे देंगे, जो भी बटन व्यू था उसकी आईडी दे देंगे। और हमारी आईडी वहाँ पे बटन थी, जो कि कौन सी आईडी है, r.id बटन 2। सो इसको आईडी मिल चुकी है। सो इस वेरिएबल को, जो बटन लेआउट नाम का वेरिएबल था बटन टाइप का, उसको उसकी आईडी मिल चुकी है और इस वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया है इस बटन से, ठीक है। तो इस बटन को हमने असाइन कर दिया एक वेरिएबल, अब हम उस वेरिएबल को यूज करेंगे इसके फंक्शनलिटी डिफाइन करने के लिए। तो बटन तो बन चुका और उसका वेरिएबल बन चुका, नाउ व्हाट, इसको फंक्शनलिटी देनी है कुछ, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, रोल बटन तो सेटल प्रिक्वेशनर इज अ फंक्शन, ये चेक करेगा कि बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ। मतलब प्रेस अगर हुआ है तो हमें कुछ ना कुछ फंक्शन वो देगा, कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सेटल प्रिक्वेशनर हमने यूज़ करा है
इसके अंदर हम लोग इसकी लॉजिक डिफाइन करेंगे हमें क्या क्या करवाना है इस वजह से. So for now we'll be giving it a toast. अब what is toast? तो toast एक random text है जो स्क्रीन पे जनरेट होता है. तो सेकंड स्टेज में put toast dot make text. यहाँ पे toast में कॉन्टेक्स्ट यही है और यहाँ पे अपना स्ट्रिंग लिख दीजिए जैसे टाइप हुई. लेंथ शॉर्ट एंड लॉन्ग, दो ऑप्शन है यहाँ पे, लेंथ शॉर्ट एंड लॉन्ग का. शॉर्ट गोज फॉर 2 सेकेंड, लॉन्ग गोज फॉर 3 सेकेंड. आफ्टर दैट विल बी इनेबलिंग द टोस्ट. अभी ये शो नहीं हुआ तो इसको शो करने के लिए हमें एक फंक्शन कॉल करेंगे शो नाम है. ठीक है, इनबिल्ट ऐसा है. अभी एरर दिखा रहा है पर वो एरर गलत है. जब रन होगा तो ये रन कर जाएगा. अभी उसी हम अपने एमुलेटर में रन करके देखते हैं. बटन जब भी बटन हम बना चुके हैं उसको आईडी दे चुके हैं और एक टोस्ट सेट कर चुके हैं. सो व्हेनेवर वी प्रेस द बटन एक टोस्ट जनरेट होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे हमने अपनी ऐप देखी थी उस ऐप में यूआई तो हमने बता दिया क्या क्या था, लेकिन उसके अलावा फंक्शनलिटी, उसके अलावा मेन फंक्शनलिटी क्या थी, क्या हो सकती है. रैंडम इमेज जनरेट कर रहा था. ठीक है, तो बटन को रैंडम इमेज जनरेट कर रहा था. इसका मतलब एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है. उस बटन से एक रैंडम इमेज असाइन है या फिर एक रैंडम इमेज कनेक्टेड है. डाइस रोल लिखा हुआ है नीचे एक टोस्ट था. तो जब भी हमने बटन प्रेस किया था तो एक रैंडम इमेज जनरेट होगी और इसका मतलब एक रैंडम फंक्शन लिखा हुआ है वहाँ पे. तो रैंडम फंक्शन हमें बनाना है. फर्स्ट प्रायोरिटी इज रैंडम फंक्शन जनरेट करना है. तो विल जनरेट रैंडम फंक्शन है फंक्शन एंड रोल. अच्छा, रैंडम फंक्शन जनरेट करना है, रैंडम फंक्शन जनरेट करना है. तो इसका फंक्शन आता है किसी को? रैंडम नंबर जनरेट करना है तो फंक्शन आता है इसका इनबिल्ट फंक्शन. ठीक है, देखते हैं. तो हमने रोल एक फंक्शन जनरेट कराया तो इसमें हमने इंट ये रिटर्न करेगा इंट टाइप के जो भी वैल्यू होगी इन वैल्यू को रिटर्न करेगा. जस्ट रिटर्निंग अ वैल्यू रिटर्न. तो रिटर्न करेगा ये 1 से 6 तक की रैंडम वैल्यू. ये सिंपल फंक्शन जनरेट हो चुका है लेकिन इस फंक्शन का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे इस वक्त. अभी यूज़ नहीं है, इसे असाइन करने पड़ेगा कुछ नहीं. तो मेन एक्टिविटी में हमारे पास बटन था और इमेज थी. दोनों बटन को हमने असाइन कर दिया पर इमेज को असाइन नहीं कर रहा था. तो मेन एक्टिविटी में बटन को असाइन करते हैं कि एक फंक्शन यहाँ पर कॉल करते हैं सेपरेट फंक्शन which will do our job. ओके, ये फंक्शन कॉल कर रहा है पर क्रिएटेड नहीं है तो ऑब्वियसली हम एंड्रॉइड की मदद लेंगे क्रिएट करने के लिए ताकि ये आईडी ही काफ़ी काम कर देता है. ये फंक्शन रोल डाइस. इस रोल डाइस फंक्शन में हमें ये रैंडम नंबर जो बना था उसको स्टोर करना है. तो वेल तो एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है वेल नाम का, वेल टाइप का जो डाइस रोल नाम दिया है उसे और वो स्टोर कर रहा है रोल डाइस का आउटपुट जो भी रिटर्न होगा. तो इसको हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकते हैं कि इंट ही डिफाइन करे, इंट ही रिटर्न करेगा. तो इसका डाटा टाइप इंट है, सिंपल है. अच्छा, रिक्वायर्ड ओके 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 वी विल सी व्हाट हैपेंस अगर हम ना भी करेंगे. चल रहा है, ठीक है. तो डाइस रोल को हमने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया जो रोल डाइस की जो भी इनपुट है उसको
पुश करेगा, रोल डाइस को नहीं, रोल को पुश करेगा। मतलब यहाँ पे लिखिएगा, रोल डाइस पुश नहीं करेगा, रोल को पुश करेगा, क्योंकि नीचे जो फंक्शन है वो रोल है, रैंडम नंबर जनरेट करने का। ऊपर रोल डाइस तो खुद को कॉल नहीं कर सकता ना, तो यहाँ पे रोल होना चाहिए। अब रोल का भी यहाँ पे यूज हो चुका है, रोल डाइस का यूज अभी नहीं हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी यूजिंग आवर इमेज व्यू हियर, सो वेयर डाइस इमेज ऑफ टाइप इमेज व्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना चाहिए, ताकि हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं डाइस इमेज जो इमेज व्यू करते हैं, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, क्या एड्रेस में यहाँ पे फंक्शन यूज हुआ था फाइंड व्यू बाय आईडी, ताकि तुमने यहाँ पे व्यू को असाइन कर रहे हो वेरिएबल, तो एक आईडी दोगे ना उसे, तो फाइंड व्यू बाय आईडी यूज होगी। इमेज व्यू की आईडी जो कि इमेज व्यू चेक द आईडी ऑफ दैट इमेज व्यू, यहाँ पे उसकी आईडी इमेज व्यू है। इन सब केस अगर ये आईडी नहीं बनती है तो इसे खुद बना सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे आके खुद को कुछ भी असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे तो लिखी हुई है कुछ भी असाइन कर सकते हैं आईडी, पर यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद हमने एक वेल बना दिया जो कि डाइस रोल का था, और वेल बना दिया डाइस इमेज का जो कि इमेज टाइप का था, फाइंड व्यू बाय आईडी यूज हो गया। अपार्ट इसके बाद विल बी चेकिंग की डाइस इमेज की, डाइस रोल की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें आप उस इमेज को चेंज करना है। अच्छा, इमेज चेंज कैसे हो गया, हमारे पास तो इमेज है ही नहीं, बस इमेज व्यू है, इसमें कोई इमेज नहीं है, तो लेट्स इंपोर्ट सम इमेजेस। ओके, सो अगर कोई साथ में इसे बना रहा है तो उसके पास इमेजेस नहीं होंगी। आई विल बी शेयरिंग द इमेजेस, लिंक डाल दूंगी। या फिर एक सेकंड, ये QR कोड स्कैन करके इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए लैपटॉप में, या फिर लैपटॉप में तो QR कोड स्कैन पाएगा, तो मैं लिंक भी दे दूँगा। तो इसमें QR कोड में बस ऐप पढ़िए और इमेजेस पढ़िए, तो वो इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए लैपटॉप में, हम यूज़ कर रहे हैं। लिंक शेयर हो चुका है, व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दिया नहीं वो, हाँ तो उससे ही आप व्हाट्सएप अपने पीसी में डाउनलोड कर लीजिए, डाइस इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। और वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि बाद में वीडियो भी डाली जाएगी। तो आई गेस इमेज डाउनलोड हो रही होंगी सबकी, ठीक है। सो इमेज डाउनलोड होने के बाद विल बी इंपोर्टिंग इमेजेस, इंपोर्ट करने के लिए विल बी गोइंग टू रिसोर्स मैनेजर एंड जस्ट इंपोर्ट द इमेज फ्रॉम हियर, इंपोर्ट ड्राइवर्स। तो इमेजेस आर इंपोर्टेड, इमेजेस सारी आ चुकी है हमारे ड्राइवर फोल्डर में, रिसोर्स के अंदर ड्राइवर था, ड्राइवर के अंदर इमेजेस हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट में अगर हम देखते हैं तो प्रोजेक्ट में हमारे पास पहला तो ऑप्शन आ रहा है, पहले जो फोल्डर है वो एंड्रॉइड का है, उसके अंदर मैनिफेस्ट जावा एंड रेस्ट
So in the Java file, we have all our code that builds the logic that main activity.py, and in the rest, that is resources, we contain our drawable layout, map and value XML. So drawable में images स्टोर होती हैं जो भी हम import कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं, और लेआउट में जो भी हम लेआउट बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी नेम का वो आ रहा है। मैप पे एंड्रॉइड के आइकन्स डिफाइन करते हैं और वैल्यूज में कलर एंड स्ट्रिंग। इमेजेस इंपोर्ट हो चुकी हैं, तो जस्ट स्टार्ट इट नो। So here we'll be defining our dice image and we'll be doing it like when. यहाँ पे डाइस रोल वेरिएबल का यूज हो चुका है, लेकिन वैन का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कॉटलिन हमने यूज करा है कि जब सर्टेन कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक कॉल होगा, कोड ब्लॉक कॉल होगा। यहाँ पे वैन डाइस रोल मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो पर्टिकुलर कोड को कॉल करेंगे। सो वैन डाइस रोल इज 1, देन दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। ड्रॉएबल डाइस रोल डाइस इमेज डॉट that image is stored dot value dot dice roll. So when the dice roll value is 1, dice image की जो रिसोर्स है वो चेंज हो जाएगी dice 1 के लिए, मतलब dice image व्यू हो जाएगा, मतलब इमेज व्यू में dice 1 स्टोर हो जाएगा। और सिमिलरली 2 के लिए हम dice 2 करने वाले हैं, फिर 3, 4, 5 and 6 and we'll check it right now. Dice 2, 3, dice 4, dice 5 and dice 6. So 1 to 6 कंडीशंस अगर ट्रू होती हैं, मतलब डाइस रोल की वैल्यू का 1 है तो पर्टिकुलर कोड जो इमेज व्यू था उसकी वैल्यू डाइस 1 हो जाएगी, क्योंकि डाइस व्यू इमेज है। डाइस 1 फिर सिमिलरली डाइस 2, डाइस 3 एंड डाइस 4 एंड इट गोज ऑन। सो अब आई गेस कोड इज कंप्लीट एंड विल चेक इट। ताकि हमने दोनों बटन को और व्यू को एक वेरिएबल असाइन कर दिया था अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू बाय फाइंड व्यू बाय आईडी, और बटन को हमने एक सेट ऑन क्लिक लिस्टनर दे दिया था कि जब भी बटन प्रेस होगा तो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होगा। तो बटन के पास एक फंक्शन है अब एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो फंक्शन एक रोल डाइस है जिसमें हम लोग अपने हर रैंडम नंबर पे एक इमेज जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद रैंडम नंबर हमें यहाँ जनरेट करा था, और उसमें तो ये कोड अब आई गेस फिट टू रन है। ओके, जब तक ये रन है तब तक देखते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, बन चुका है। तो फर्स्ट प्रेस पे यहाँ पे नीचे लिखा है डाइस रोल, ये बड़ी ग्लिच सा है एमुलेटर में, लेकिन इट वर्क्स, ठीक है। तो पहले प्रेस पे वो डाइस रोल टोस देगा और इमेज जनरेट कर देगा, दूसरे प्रेस पे वो रैंडम इमेज दूसरी होगी वो जनरेट कर देगा, सिमिलरली गोज ऑन, ठीक है। बस रैंडम इमेज जनरेट हो रही है। एंड आई गेस की फंक्शनलिटी समझ में आ गई है। हमने इमेज व्यू में जो आईडी थी वो चेंज करी है, मतलब जब भी इमेज व्यू में बटन प्रेस होगा एक नई आईडी एंटर हो जाएगी। लेकिन ये इमेज देखने में अच्छी नहीं थी, बहुत बड़ी है ना, तो इसे थोड़ा सही कर लेते हैं। तो एक्टिविटी मेन में इमेज व्यू का हमें डायमेंशन सेट करना है। तो इमेज व्यू का कोड इज रिटन इन दिस फॉर्मेट, आईडी इज डिफाइंड automatically. I never wrote this code, तो ये आईडी डिफाइन हो चुकी है। फिर लेंथ और विड्थ ये रैप कंटेंट थी, तो इसे हार्ड कोड कर रहे अपने हिसाब से, लेकिन मेरा चेक है and after that we have assigned the constraints from top to bottom.
like constraint bottom, constraint end, and horizontal start and top vertical. So constraint define उसको compact define होगा. So this time the image should not exceed the norm. वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए. ताकि उसको डायमेंशन में डिफाइन कर दिया. So इसमें एक एक्टिविटी का फंक्शन कंप्लीट हो गया. सेकेंड एक्टिविटी थी कि हमने एक वीडियो डिफाइन करी थी, मतलब एक वीडियो थी. सेकेंड एक्टिविटी में हमने एक वीडियो कॉल करी थी. सेकेंड एक्टिविटी में तो लेट्स से सेकेंड एक्टिविटी है activity and empty activity. So this is asking me कि activity का name क्या रखना है. तो for me I write it as video page और just video generate layout file. Yes, हमें layout file generate करनी है ताकि हम same layout file पे work नहीं कर रहे हैं. तो layout name रहने देते हैं और launcher activity. ये option launcher activity this works as a ये check कर लेते हैं जब भी आप ओपन होगी तो ये वाली activity कोड्स भी सामने आएगी. जो पहली एक्टिविटी वो बैकग्राउंड में चली जाएगी और ये वाली सामने आएगी. तो स्टार्ट करते हैं. फिनिश. तो राइट नाउ इट इज एम्प्टी, ऑब्वियसली इट इज एम्प्टी. एंड एक्टिविटी वीडियो में हमने वीडियो इंपोर्ट कर ली है. इसे कंस्ट्रेंट दे देते हैं ताकि कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं कि कोई वैल्यू कहाँ से कितनी दूरी पे है. तो वीडियो व्यू हमने लेआउट में डाल दिया लेकिन इसका कोई यूज नहीं है इसको. तो इसे यूज के लिए हम लोग वीडियो कॉपी करते जाएंगे और इसको वैल्यू डिफाइन करेंगे. एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे वेल वीडियो नाम का. तो वेल वीडियो और ये टाइप है वीडियो व्यू का. वीडियो व्यू टाइप का वेरिएबल होगा. नाउ वी यूज अ फंक्शन जो हम दो बार यूज कर सकते हैं. फाइंड व्यू बाय आईडी. और इसको आईडी देंगे आर डॉट आईडी डॉट वीडियो व्यू. So एक वेरिएबल named video view is defined here and it will just execute the code for this video view and after this we will assign it a value. We will assign it a video. तो यहाँ पे वीडियो इंपोर्ट करनी है हमें. तो वीडियो इंपोर्ट करने के लिए रेस्ट में कोई फोल्डर नहीं है. रिसोर्सेज में कोई फोल्डर नहीं है जिसमें हम वीडियो इंपोर्ट कर सकते हैं. फॉर दैट वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर कॉल्ड raw and where it is directly name raw. So raw फोल्डर डिफाइन होने के बाद हमें वीडियो इंपोर्ट करनी है इसकी. सो फॉर दोस वी आर डाउनलोड द वीडियो, इंपोर्ट योर वीडियोस और जस्ट कोई सी वीडियो का नाम स्मॉल लेटर्स में लिख के इंपोर्ट करना ताकि इसका एक मतलब ये प्रेफर करती है स्मॉल लेटर्स को. कैपिटल में लिखेंगे तो वो मना करते हैं. जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हो रहा है यहाँ पे. अच्छा, अगर मैं इसका नाम चेंज करके कैपिटल में लिखूंगा तो कोई दिक्कत आएगी? नेमिंग कन्वेंशन में प्रॉब्लम है. देखो यहाँ पे लाल एरर दिखा रहा है लेकिन एरर नहीं है, लेकिन प्रिफर्ड नहीं है. तो इसके लिए हम लोग इसका नाम कैपिटल भी रखते हैं, शॉर्ट भी रखते हैं. तो वीडियो इंपोर्टिंग. नाउ we will assign the video here in the video view. So that will be giving it a value called offline URL.
URL.parts. URL.parts हम इसमें अपनी वीडियो की लोकेशन सेट करेंगे और इसमें वीडियो की लोकेशन लेंगे. Here is the location and write dot resource. Dot raw dot attribute. Video view dot set offline URL. Set video URL में फर्स्ट हमने एक URL डिफाइन किया, ऑफलाइन है वो, ऑनलाइन भी डिफाइन कर सकते हैं, बट वी हैव ऑलरेडी इंपोर्टेड आवर वीडियो, सो ऑफलाइन यूज हो रहा है, ऑफलाइन URL. और उसमें हमने उसकी लोकेशन पास कर दी, एंड्रॉइड रिसोर्स, system name, package name, then raw.app.app की नाम app video. So video view में dot will call the URI, set video URI and offline URI. Request focus because ताकि हम जब भी एक्टिविटी ऑन करेंगे तो ये वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा. और वीडियो डॉट स्टार्ट प्ले होगा, इससे तो फोकस वीडियो पर रहेगा ताकि कोई और एक्टिविटी उसको ना चले. ठीक है, तो हमारा वीडियो काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये वीडियो प्ले नहीं होगी ताकि हम स्पीच पे आएंगे. So for that we will be assigning an intent in the main activity. In the main activity, whenever you press the button, okay. So there is only one button here. And this button is assigned to a certain functionality, that is to hold, to generate random number and to roll the image. And we want to go to next page. So for that we will be giving you the next button. We will just drag and drop next button here, this separate button, and इसको constraint देने पहले. Okay, so these are buttons, but the button अभी तक button लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका name change करना better है, I guess. So first button was used to rotate the dice or to generate random numbers. So just name it as roll dice. And the second button is to go to next page. And which is the idea of button 3. And we will write the name as next page. So there are two buttons and an image view in the first activity, in the first main activity, and apart from this we have a video activity, and in the main activity we will be assigning certain functionality to the second button, and for that we will go to the uppermost function here, that is on create function, function on create. So इसमें हम लोग ने दूसरा बटन को असाइन करना है, well second page I guess, इसका नाम तो लिख सकते हैं second page. I am assigning it the name, and it is of type button. certain function यूज करना है जो कि अभी तक काफ़ी बार यूज हो चुका है, find by id, r.id बटन 3. तो बटन को एक सेकंड पेज नाम का वेरिएबल असाइन हो चुका है, बट व्हाट नाउ, उसका कोई यूज ही नहीं है. तो इसको सेट ऑन क्लिक लिस्टर से इसको एक यस क्लिक करना होगा, तभी एक सर्टेन फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट होगी. तो सेकंड पेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टर
and in this functionality what should we do? हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो इसके लिए हमें एक इंटेंट बनाना है. इंटेंट बेसिकली जंप करता है पेज से दूसरे पेज पे. तो एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे वेल इंटेंट या फिर कोई नाम दे देंगे उसे. इंटेंट from this to video clip. ये एरर दिखा तो आई कैपिटल आएगी. So this intent should start now, and we'll call a function called start activity. Start activity. Next page. तो अब इस को स्टार्ट एक्टिविटी नेक्स्ट पेज मिल चुका है. तो व्हेनेवर द बटन इज प्रेस तो ये इंटेंट कॉल होगा और हम दूसरे पेज पे जाएंगे. तो यू सी हाँ देयर इज द ऑप्शन हियर आफ्टर इफ वी प्रेस इफ वी राइट फिनिश हियर तो अब बैक दबाने पे हम लास्ट एक्टिविटी पे नहीं जाएंगे. अब फर्दर उसी एक्टिविटी पे ही रहेंगे. अगर बैक दबाने पे वो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी. तो इसको प्ले करके देखते हैं. So it is just generating your file and image. So there are two buttons. First button is to roll the dice and give you a toast, and the next button is to go to the next page, and it will just play the video, whatever the video is. तो ये वीडियो थी जो प्ले हो चुकी है, ताकि हमने दो बटन यूज करे और दो बटन को उनके फंक्शनलिटी देके एक वीडियो प्ले कर दी. सो आई गेस दिस इज इट. एंड हम Good afternoon everyone, my name is Hamza. I'll be teaching about Firebase. Can you hear me? Welcome to the world of Firebase. But first thing first, what exactly is Firebase? In simple terms, Firebase is the Swiss Army knife for app developers. Okay, what do you think about Firebase? What could it be? Why do we use Firebase? कोई बता सकता है? ऑथेंटिकेशन और नहीं वो तो ठीक है, मतलब उसका असली यूज क्या है? ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है. और फायरबेस हमें गूगल ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जिससे मतलब हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के फीचर्स यूज कर सकते हैं. इनके फीचर्स क्या है हम आगे पढ़ेंगे. रियल टाइम डेटाबेस. रियल टाइम डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है मतलब जो हमेशा सिंक रहता है. अब आप लोग बता सकते हैं डेटाबेस क्या होता है? कोई बता सकते हैं? स्टोरेज. कोई और पॉइंट है? सॉरी, कलेक्शन ऑफ इंटरनेट डेटा. हाँ ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है. और कोई और पॉइंट भी है क्या? कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं? हाँ 4. नेम करो. नेटवर्क. सॉरी, नेटवर्क डेटाबेस. नहीं डेटा स्टोर जिसमें हम नॉर्मली
तुम जिसमें अपनी फाइल्स वगैरह सेव कर सकते हो या कोई टेक्स्ट तुम्हें सेव करना है, वो कैसा डेटाबेस होता है उसका, मतलब 2 टाइप के होते हैं, मैं एक क्लू दे सकता हूँ। वो कौन से होते हैं? हाँ, तो 2 डेटाबेसेस होते हैं, एक होता है SQL डेटाबेस और एक होता है नो SQL। हम लोग रियल टाइम डेटाबेस में नो SQL यूज करते हैं। फिर है यूजर ऑथेंटिकेशन। ये जो फीचर है फायरबेस का, इसमें ये हमें प्रोवाइड करता है मतलब ऐसी फंक्शनलिटी जिससे हम एक यूजर को एक यूनिक आईडी देते हैं, वो ऑटोमेटिकली दे देता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करने होते हैं। और इसके थ्रू मतलब ये इतना सिक्योर है, हम इसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि गूगल ने दिया हुआ है, तो उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। थर्ड है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज हम यूज करते हैं जैसे हमें अपनी कोई फाइल, हमें अपना मीडिया फाइल सेव करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए क्लाउड स्टोरेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन कोई बता सकते हैं क्या होता है? एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी। एग्जैक्टली, एक्सटेंशंस होते हैं मतलब ये ऐसी कोड लाइंस वगैरह होती हैं जो हमारे प्रोडक्ट को या हमारे ऐप को, चाहे वो वेब ऐप हो चाहे मोबाइल ऐप हो कैसा भी हो, उसमें हमें वो चीज़ मतलब प्री बिल्ट होती है, हम बस ऐड करके हम उसे एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज लग जाती है उसमें, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, उसे इंटीग्रेट करना होता है। लास्ट वाला है एडमॉब। एडमॉब कोई बता सकता है एडमॉब क्यों यूज होता है, क्या होता है? पैसे कमाने के लिए। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, पैसे कमा सकते हैं। और हम एडमॉब क्यों यूज करते हैं? हम ऐड तो मतलब जैसे अभी इसमें हमारे साइड ने जैसे दिखाया था, तो हम तो ऐसी अपने ऐड ऐसी लिख के उसमें टाइप करके रख सकते हैं, एडमॉब यूज करने की क्या जरूरत है? कोई बता सकते हैं? जी वो आप पॉइंट हो गया, उसके अलावा भी है कोई? ठीक है, मैं इसका बताता हूँ। एडमॉब जो है क्योंकि गूगल ने इसे डेवलप किया है, इसने ये चीज़ें ऐड करी हैं, ये रीजन के हिसाब से हमें एड्स देता है। अब जैसे मैं यूएस में हूँ, ठीक है, तो मुझे वहाँ के हिसाब से एड्स मिलेंगे, और मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया के हिसाब से, जैसे इंडिया में नॉर्मल ड्रीम 11 का आते रहता है, तो वही आ जाएगा मेरे पास, यूएस में थोड़ी आएगा ये। तो फिर और उसमें भी जो है कुकीज़ पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। अब आप लोग जैसे जो हेल्थ के बारे में ज़्यादा देखते रहते हैं, तो उसे हमेशा ऐसी टाइप के ऐड जाएंगे कि हेयर फॉल रोकेंगे कैसे, वो कैसे अलग चीज़ें कैसे करेंगे। हाँ, तो वो कुकीज़ के हिसाब से देता है और बाकी करती है। तो आज हम जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने उसमें, वो है रियल टाइम डेटाबेस और यूजर ऑथेंटिकेशन। बाकी और भी है, ये तो मैंने अभी इसमें सिर्फ 5 फीचर्स ही बताए थे, और भी बहुत कुछ है मगर वो सब हम इसमें कवर नहीं करेंगे। दोनों सीन में कौन सा? हाँ, पहला वाला, इस साइड वाला, राइट वाला जो चल रहा है। ये नहीं, ये तो बेसिक प्रैक्टिस है, ये खाली है। ये वाला है। तो ये जो ऐप है हमारा, जो अभी सैम भाई ने बनाया था, हम उसी में इंटीग्रेट करेंगे दूसरा कोड। तो हम इसमें अपना साइन अप पेज बनाएंगे अब। तो उसे बनाने के लिए पहले हम एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे तो हम एम्प्टी कर सकते हैं, वैसे लॉगिन यूज बाय एक्टिविटी क्रिएट करके उससे कर सकते हैं, मगर क्योंकि हम स्क्रैच से बनाने वाले हैं तो बिल्कुल एम्प्टी से। ठीक, अच्छा, जो लोग मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं वो लोग जो है अपने ब्राउजर में वो खोल लें, फायरबेस टाइप कर लें, ठीक है, बस फायरबेस लिख लें, उसके बाद गूगल का फायरबेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद गेट, अपने जिनका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है वो लोग गेट स्टार्ट यहाँ पर अपना अकाउंट से लॉगिन कर लें और उसके बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो हम अपने फायरबेस में इंटीग्रेट, जिसे हम यूज करेंगे अपने इंटीग्रेशन के लिए। तो हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं डाइस फ्लोर ऐप है, तो हम डाइस फ्लोर ही दे देते हैं इसे।
सारी सेटिंग्स डिफॉल्ट रहने देंगे। जब तक क्रिएट होगा हम अपना साइन पेज क्रिएट कर लेते हैं। अंदर से डिलीट कर दूसरे वाले पार्टी किसी को अभी तक यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अगर कोई हो तो बीच में पूछ लेना, कोई बात नहीं है। तो अभी जो हमने क्रिएट किया था वो जो हमने कांस्टेंट लेआउट से किया था। अब हम ये रिलेटिव लेआउट यूज करेंगे। तो कांस्टेंट लेआउट और रिलेटिव लेआउट में ये डिफरेंस होता है। कांस्टेंट लेआउट में जैसे इसमें अभी टेक्स्ट भी जो हमने ऐड किया था, तो हमने वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इसमें भी इस तरह से। तो कंस्ट्रेंट लेआउट में हमें कंस्ट्रेंट लगाने पड़ते हैं कि ये वाली वैल्यू इधर से इतनी दूर है और ऐसे करके इस तरह से कंस्ट्रेंट लगा देते हैं हम। मगर रिलेटिव लेआउट में हम कंस्ट्रेंट नहीं लगाते। रिलेटिव लेआउट में हमें बाकायदा हर एक चीज़ लिखनी पड़ती है। तो मतलब इस तरह से होता है, हम अपने हिसाब से बता सकते हैं अगर हमें स्क्रीन से ये वाला बटन इतना दूर रखना है रिलेटिव लेआउट के थ्रू, ठीक। तो हम इसलिए हम इस वाले उसमें रिलेटिव लेआउट यूज करेंगे। रैप कंटेंट मतलब जो अंदर की वैल्यूज होंगी वो उसी हिसाब से। मैच पेरेंट मतलब जो पेरेंट साइज है, पेरेंट साइज ये है, इसका पेरेंट ये है, ठीक है। क्योंकि ये इस चीज के अंदर आ रहा है, ये पूरा रिलेटिव लेआउट है, इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड आ रही है, तो ये हमारा पेरेंट हुआ उसी हिसाब से। तो इसलिए अगर हम इसका मैच पेरेंट कर दूंगा मैं इसे, तो ये टेक्स्ट फील्ड पूरे इसको कवर कर लेगी, यहाँ से यहाँ तक अब टेक्स्ट फील्ड हो गई है। और हमें इसकी सिर्फ रैप कंटेंट चाहिए, मतलब जितना स्पेस कंटेंट ले रहे हैं उतनी कवर करनी है, तो हम उसे रैप कंटेंट रखेंगे। अब यहाँ पर मैं जैसे टेक्स्ट लिख देता हूँ, क्या साइन अप पेज, और टेक्स्ट साइज दे देते हैं हम इसे 30 px मतलब पिक्सल होता है, 30 तो कम है, हम इसे 90 दे देते हैं तो थोड़ा सही लग रहा है, 100 अच्छा। और अब हम इसे सेंटर अलाइन करने के लिए इसमें फंक्शन होता है सेंटर हॉरिजॉन्टल, और हम इसे कर देंगे ट्रू, तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। और अब हम इसे एक आईडी दे देते हैं, जैसे टेक्स्ट व्यू, और इसे क्लोज। अब हमें ये जब साइन अप पेज बनाते हैं हमें क्या क्या क्रेडेंशियल्स लेने होते हैं। एक नेम ले लेते हैं और एक ईमेल ले लेते हैं, और क्या पासवर्ड ले लेंगे, ठीक है। सबको दिख रहा है क्लियर? पीछे वालों सब क्लियर दिख रहा है? ठीक है, तो हम एडिट टेक्स्ट लेते हैं। तो एडिट टेक्स्ट होता है, इसमें हम वैल्यू एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट व्यू में पहली वैल्यू गिवन होती है, ये टेक्स्ट व्यू है, इसमें हम वैल्यू अपनी चेंज नहीं कर सकते। एडिट टेक्स्ट में हम वैल्यू चेंज करते हैं, उसमें इनपुट करते हैं। तो यहाँ पर हम एडिट टेक्स्ट के इसमें भी रैप कंटेंट रखते हैं, और से भी रैप कंटेंट, और यहाँ पर हम देते हैं हिंट होता है, वो एक बहुत मतलब लाइट उसमें वैल्यू लिखी हुई होती है जो हमें उधर एंटर करनी है। तो हम इधर एंटर करते हैं नेम, और हम इसका ये इसे देते हैं मैच पेरेंट दे देते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। टेक्स्ट फील्ड है, और इसे आईडी दे देते हैं हम नेम, और इसे लेआउट इसके नीचे है ये वाला, लेआउट बिलो हम यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा ये टेक्स्ट वी के नीचे, तो हम इसे टेक्स्ट वी के नीचे कर देंगे, तो ये नीचे आ जाएगा उसके। हम इसे मार्जिन दे देंगे टॉप मार्जिन 30 dp दे देते हैं। 30 काफी नहीं है, तो 50 दे देते हैं।
पॉइंट ही अच्छा लग रहा है। और हम इसे लेफ्ट और राइट मार्जिन भी दे देते हैं। लेफ्ट मार्जिन हम इसे दे देते हैं 20 dp और राइट मार्जिन हम इसे दे देते हैं राइट भी 20 dp है हमारा। अब जब हमें कोई वैल्यू अंदर से साइड में करनी होती है तो हम इसे यूज करते हैं पैडिंग। मार्जिन होता है बाहर का, पैडिंग होता है अंदर के लिए, ठीक है। तो हम इसमें दे देते हैं पैडिंग अराउंड या 8 dp के आसपास। तो ये जो नेम है ये इस अंदर से इस तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब हम बिल्कुल एज से नहीं शुरू करेंगे, तो उसे बीच में शुरू करेंगे इसके। अब क्योंकि हमारे बाकी जो टेक्स्ट फील्ड भी सेम ही रहेंगी, इनपुट फील्ड भी सेम रहेंगी। हाँ, इसमें एक और चीज़ देनी है, इनपुट टाइप क्या है हमारा। इनपुट टाइप अगर हम नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर हम इनपुट टाइप से टेक्स्ट दे देते हैं, क्योंकि हमारा ये नेम, ईमेल और जो भी चीज़ें एक ही लाइन में हमें एंटर करनी है, तो फिर हम एक ही लाइन में एंटर कर पाएंगे। मगर अगर हम इसे टेक्स्ट नहीं देंगे तो ये जो है एक एज अ पैराग्राफ एंटर कर देता है बहुत सारी चीज़ें। मतलब हमारे पास एंटर कर वो लाइन नेक्स्ट लाइन पे जाने का ऑप्शन आता है, जो कि हमें नहीं चाहिए इसमें। तो हम इसे टेक्स्ट दे दें और अब हम इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं 2 बार, क्योंकि हमारे बाकी इनपुट फील्ड भी सेम है। ये सॉफ्टवेयर कोई बता सकता है हमें विजिबल क्यों नहीं है? ये सारी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, क्योंकि नेम भी एग्जैक्टली वो सेम है और हमारा सब सारी चीज़ें टेक्स्ट व्यू के नीचे आ रही हैं और सबका मार्जिन भी उतना है। तो ये तीनों एक के ऊपर एक आ रही है, इसलिए विजिबल नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट वाले का नाम नेम था, हम इसे कर देंगे बिलो नेम। तो ये बिलो नेम हो जाएगा और इसका नाम हम रख देंगे ईमेल। तो ये ईमेल वाली हो गई और इसके हिंट में भी हम ईमेल लिख देंगे, ताकि अगर कोई एंटर करेगा तो ईमेल एंटर करेगा। अब सेम चीज़ हम उस लास्ट वाली के लिए भी करेंगे। इसका नाम हमारा पासवर्ड हो जाएगा, पास लिख दीजिए और बिलो ईमेल और हिंट में भी पासवर्ड। और हमारी लास्ट चीज बचती है वो है क्या है, साइन अप बटन। तो उसके लिए हम ऐड करते हैं बटन, ऐड कंटेंट टेक्स्ट साइन अप। हम आईडी दे देते हैं साइन अप के नाम से, साइन अप बटन के नाम से हम इसे आईडी दे देते हैं और हम इसे भी लेआउट बिलो उसी का ही कर देते हैं। हमारा है पासवर्ड और इसे भी सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। टॉप मार्जिन 30 dp, 50 ठीक है। अब हमारा ये तो लेआउट तो क्रिएट हो गया। अब हम इसे कोड करते हैं, इसके हिसाब से इनिशियलाइज करते हैं सब में। तो अभी तक जो हमने वैल्यूज ली थी वो तो हमने विद इन से ऑन क्रिएट फंक्शन में क्रिएट करी थी इसके अंदर। और हम जब इसके बाहर क्रिएट करेंगे तो बाहर क्रिएट करने का फायदा ये रहता है कि हम ग्लोबली क्रिएट करेंगे तो बाकी फंक्शंस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हम इसे करेंगे प्राइवेट लेट इनिट जो होता है हम यूज करते हैं उसमें, जब हमें हमारी जो वैल्यू जो हमें इससे लिंक करनी होती है XML फाइल से, उसमें हम लेट इनिट यूज करते हैं। प्राइवेट इसलिए यूज करें ताकि ये हमारा सिर्फ साइनअप पेज डॉट के अंदर ही रहे। बाकी अगर हम दोबारा इस वेरिएबल को यूज करना चाहूँगा तो मैं दोबारा यूज कर सकता हूँ दूसरे में, इससे उसका कोई लिंक नहीं आएगा। तो हमारा नेम सबसे पहले है वो एडिट टेक्स्ट है, तो यहाँ पर मैं एडिट टेक्स्ट के नाम से इसे यहाँ पर कर देता हूँ
और हमारा दूसरा है ईमेल, वो भी एडिट टेक्स्ट है और पासवर्ड भी एडिट टेक्स्ट है। यहाँ पर मैं आपसे सबको लिंक कर देता हूँ इनिशियलाइज करके। सब लोगों को समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? वैसे अगर है तो पूछ लें, कोई बात नहीं है। अगर मेरी स्पीड में कोई प्रॉब्लम है तो बता दिए। ठीक, थोड़ा बड़ा हमने नेम, ईमेल और पासवर्ड तीनों इनिशियलाइज कर दिया। अभी हमारा वो बचा हुआ है हमारा बटन, हमने उसे बटन को नहीं रखा है। तो यहाँ पर हम अपने साइन अप उसको BTN के नाम से BTN, ये सारे हमारे हमने ये नेम्स दिए हुए हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं इधर, ठीक है। तो इधर इसे क्योंकि बटन है तो बटन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और इधर भी इनिशियलाइज बटन भी कर देता हूँ। ठीक है, हमने ये तीनों इनिशियलाइज कर दिए यहाँ पर। अब हम यूज करते हैं साइन अप बटन। जब क्लिक होता है क्या होना चाहिए, तो हम इसमें ऐड करते हैं ऑन क्लिक लिसनर। तो ऑन क्लिक लिसनर जो होता है वो हाँ, ऑन क्लिक लिसनर से हमारे मतलब वो पता चले कि हमने ये बटन क्लिक किया है तो उसके बाद क्या होना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अभी तक हमने वेर यूज़ किया था, वेरिएबल जैसे बताया था, जेंडर चेंज नहीं हो सकती, टाइम बढ़ाएंगे, बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो मतलब वेर चेंज नहीं हो सकता, वेर चेंज हो सकता है। तो हम यहाँ पर वेर रखेंगे क्योंकि हमें हमारे जो हमने क्रीडेंशियल्स इनसे लिए हुए हैं वो चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सबको एक एक उसमें सेव कर लेंगे एज ए टेक्स्ट, एज ए स्ट्रिंग। अभी तक वो टेक्स्ट में है तो वो टेक्स्ट एग्जैक्टली स्ट्रिंग नहीं है। तो हम यहाँ पर करेंगे नेम कौन सा, ये जो नेम है ये वाला नेम है डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। हम इसे नेम नेम 1 के नाम से रखते हैं सबको। मतलब ये नेम हमारा जो होगा अब ये स्ट्रिंग में, तो हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसे रीड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उससे पहले नहीं कर सकते डायरेक्टली, पहले हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है। अब सेम चीज़ हम बाकी दोनों के साथ भी करते हैं, ईमेल और पासवर्ड के। तो ये मैंने इसलिए करा है। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ कंडीशन चेक करने के लिए कि ये वैल्यूज एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये इनमें से कोई भी एम्प्टी हुई तो मैं मतलब एक एरर मैसेज शो कर दूंगा कि मतलब हमारे पास डेटा पूरा नहीं आया हुआ है, तो मतलब ब्लैंक एंट्री ऐसा कुछ मैसेज शो करना चाहता हूँ ताकि हमारे पास वैल्यूज आ जाए पूरी, ताकि हम जब भी साइन अप कर पाएँ। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ नेम 1 डॉट, इसके लिए एक फंक्शन है इज कॉन्टेंट का इज नल और एम्प्टी। तो ये रिटर्न करता है ट्रू अगर जो है वैल्यू एम्प्टी रही तो, और हम इसे इक्वेट कर देते हैं फॉल्स से। अगर ये फॉल्स होगी फिर हमें वैल्यू एम्प्टी तो चाहिए नहीं, वैल्यू चाहिए उसके अंदर, तो हम चाहते हैं कि वो फॉल्स रहे, और जब वो फॉल्स होगी तो फिर हम बाकी ऐसी दोनों की भी चेक करेंगे। तो एक तो हमारा नेम हो गया, ईमेल हो जाएगा नेक्स्ट, और लास्ट में हो जाएगा हमारा पासवर्ड। और अगर हमें ये तीनों वैल्यूज मतलब इसमें कोई ना कोई वैल्यूज होंगी तो हम यहाँ पर अपना और तीनों वैल्यूज इसके अंदर मतलब कुछ ना कुछ हो तो हम कंटिन्यू करेंगे। हम क्या करेंगे, हम फिर साइन अप फंक्शन, एक साइन अप फंक्शन बना लेते हैं साइन अप, और इसमें हम क्या वैल्यूज पास करते हैं, एक तो हम पास कर देते हैं नेम, और उसके बाद ईमेल पास कर देते हैं और पासवर्ड। तो हमने फंक्शन यहाँ से कॉल तो कर लिया मगर हमने क्रिएट करा नहीं, और हम यहीं से पहले वैल्यूज देके पास करके हम उसे क्रिएट करते हैं, तो डायरेक्टली हमें पहले से क्रिएट करके हमें ले लेता है। तो एक तरह से
ईजी हो जाता है हमारे लिए करना। तो हम यहाँ से जब हमने इतना कर लिया और यहाँ पर एल्स भी लिख देते हैं। एल्स अगर ये नहीं होगा तो हम एक टोस्ट कॉल करेंगे। उसमें हम लिख देंगे एम्प्टी या एम्प्टी फील्ड्स, ठीक है। तो मतलब अगर वो खाली होगी तो उसमें एम्प्टी आ जाएगा, वरना तो ये इस फंक्शन पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अब जो करने वाले हैं, पहले हम उसके लिए फायरबेस को हम वो करेंगे। देखिए हमारा फायरबेस तो क्रिएट हो गया है, काफ़ी टाइम पहले हो गया होगा वैसे। तो यहाँ से हम पहले ऑथेंटिकेशन पे जाते हैं, बिल्ड पे से ऑथेंटिकेशन में जाके गेट स्टार्टेड, और यहाँ से ईमेल पासवर्ड इसे इनेबल करके सेव कर देते हैं। और वही सेम चीज़ हमें उसके साथ भी करनी है, रियल टाइम डेटाबेस के साथ, कि हम दोनों यूज़ करने वाले हैं। इसे अभी इसे इनेबल कर देता हूँ। क्रिएट डेटाबेस, ये डिफॉल्ट रहने दो जो भी है यूएस सेंट्रल वन। तो अब इसके अंदर इसने 2 मोड लिखा है, लॉग मोड, टेस्ट मोड। टेस्ट मोड में बस ये होता है कि वो 30 डेज तक ये डेटाबेस रीड और राइट फंक्शंस कर सकता है, उसके बाद फिर वो मतलब ब्लॉक कर देगा। बाकी हम अपने रूल्स बाद में दोबारा से चेंज कर सकते हैं। जैसे टेस्ट मोड में ये रूल्स लिखे हुए हैं। ये इसका मतलब है आज का डेट है, आज है 11 है, आज 10 है, 11 जो भी यार। तो मतलब अगले महीने तक ये रहेगा, अगले महीने तक ये हमारे लिए वैलिड रहेगा 30 डेज तक। उसके बाद फिर हम इस पर रीड और राइट फंक्शन नहीं कर पाएंगे, मगर हम इसे कर सकते हैं क्योंकि हम ये वैल्यूज जो है, ये रूल्स जो है, इन्हें चेंज करके इन्हें बस ट्रू और फॉल्स करो दोनों को, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चाहे टेस्ट मोड में स्टार्ट हो चाहे लॉग मोड, उससे अभी कोई बात नहीं है। तो टेस्ट मोड में हम कर लेते हैं, 30 डेज बहुत होते हैं वैसे, और रूल्स को हम बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। तो हम इसे इनेबल कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, हमारे डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो गया, और अब हम इसे यहाँ से लिंक करते हैं। तो यहाँ पर टूल्स में जाके हमें जाना है फायरबेस के अंदर। यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे इधर ऑथेंटिकेशन की तरफ। ऑथेंटिकेशन में ऑथेंटिकेट यूजिंग कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जावा वाला नहीं, हमें डिफॉल्ट वाला चाहिए, उसमें कॉटन यूज होता है क्योंकि हम कॉटन में कोड कर रहे हैं। तो हम कनेक्ट टू फायरबेस करेंगे, तो हमसे यहाँ पर पूछेगा हमें कौन से वाले अपने प्रोजेक्ट में जाना है। अभी भी हमने जो क्रिएट किया अपना प्रोजेक्ट वो है डाइस रोलर। लोड हो जाए, इंटरनेट फ्लो चल रहा है वैसे। हाँ, डाइस रोलर हमारा आ गया। तो हमने इसमें क्रिएट करें, तो हम डाइस रोलर में अपना लिंक कर दीजिए। बाकी सारी डिपेंडेंसीज वगैरह वो खुद से ऐड कर देगा। वैसे पहले हमें खुद से करनी पड़ती थी, क्योंकि अब ये अपडेट आ गया है हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में, बहुत ईजी हो गया है सब लिंक वगैरह करना। पहले हमें बाकायदा यहाँ से फाइल कॉपी करनी होती थी, पेस्ट करनी होती थी, बहुत लंबा प्रोसेस था। अब बहुत ईजी हो गया। ये हमारा डेटाबेस यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब हम यहाँ से ऑथेंटिकेशन वाले से कनेक्ट कर देते हैं। ये एक्सेप्ट चेंजेस, ये कुछ डिपेंडेंसीज डाउनलोड करेगा जो इधर यहाँ पर ग्रेडिल है, इसके अंदर जाके सेव होती है। यहाँ पर इधर है डिपेंडेंसीज के अंदर जाके यहाँ पर फायरबेस की ये और मतलब ये ऑथेंटिकेशन वाले हैं, ये वाली डिपेंडेंसी अभी आ रही है और सिंक हो रही है। दिख रहा है? हमारे UI डिपेंडेंसी आ चुकी है, और अब हम इन्हें रियल टाइम डेटाबेस का भी ऐड कर देते हैं। क्योंकि हमारा डेटाबेस हमने अभी कनेक्ट कर दिया है, तो ये पहले से कनेक्टेड है। अब हमें सिर्फ इसकी रियल टाइम डेटाबेस से ऐड करनी है, वो भी ऐड हो जाएगी। ये फायरबेस डेटाबेस ये आ गई हमारी डिपेंडेंसी। अब इसके हिसाब से फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, और ये भी कनेक्ट हो गया। किसी बार इसमें एरर है तो बता देना इस वाले स्टेप पे। और ग्रेडिल फाइल्स में से चेंज नहीं करना तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अक्सर फिर वापस से लाना प्रॉब्लम होता है, मुश्किल हो जाती है। खैर हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस पर। हमें ठीक है, अब हम ऑथेंटिकेशन यूज करें तो हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वो है ऑथ के नाम से क्रिएट कर देते हैं, और ये होगा हमारा फायरबेस
ये एक बार से रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। कभी कभी ये होता है जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे होते हैं तो एक बार क्लोज करके ओपन कर लीजिए, तो कोई बात नहीं है। फायरबेस ऑफ चाहिए था, अब आ गया फायरबेस ऑफ, अब हम इसे यहाँ पर यूज़ करेंगे। और हाँ, फायरबेस ऑफ चाहिए रियल टाइम डेटाबेस भी यूज़ करने वाले हैं, तो हम उसका भी अभी क्रिएट कर देते हैं। तो हम उसका नाम दे देते हैं DB रेफ के नाम से, और उसका होगा फायरबेस डेटाबेस। ये दोनों हो गए। अब यहाँ पर हम पहले इधर इनिशियलाइज कर देंगे हमारा ये है क्या। फायरबेस ऑफ डॉट गेट इंस्टेंस, और ये DB रेफ हम उधर इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल कर लिया है, तो हम यहाँ पर ऑथ यूज़ करते हैं, ऑथ डॉट क्रिएट अ यूज़र। एक इसमें साइन इन द यूज़र विद ईमेल पासवर्ड, क्रिएट अ यूज़र ईमेल पासवर्ड। क्योंकि हम साइन अप कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे क्रिएट अ यूज़र विद ईमेल पासवर्ड। उसमें हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की तरह हमें वैल्यूज पास करनी है। एक हम पास करें ईमेल कॉमा पासवर्ड, और यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक फंक्शन होता है डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर। तो एड ऑन कंप्लीट लिसनर जो होता है हमें ये बताता है कि अगर हमारा ये पार्ट हमारा ये टास्क सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, तो ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा उसी हिसाब से। यहाँ पर मैं जैसे लिखता हूँ टास्क सबको दिख रहा है। यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा के चेक करता हूँ, अगर ये जो टास्क अभी अभी किया है तो ये सक्सेसफुल है या नहीं। तो मैं लिखूँगा टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। तो अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो मैं यहाँ पर जो होगा वो कोड करूँगा, वो है मतलब कि एक तो हमें यूज़र के चीज़ें डेटाबेस में ऐड करनी है। तो यहाँ पर करता हूँ ऐड टू DB के नाम से। उसके अंदर मैं क्या वैल्यूज मुझे चाहिए होंगी, एक तो नेम ले लेता हूँ मैं, और एक दूसरे ले लेता हूँ ईमेल। जितना चीज़ें लेके मैं यूज़र के, और बाकी हमें दूसरे एक्टिविटी पे जाना होगा वो अभी हम थोड़ी देर में ऐड कर देंगे। तो अभी और एल्स में हमारा रहेगा कि अनसक्सेसफुल, वही टोस्ट लिख देते हैं हम जो है उसमें, और ये हो जाएगा अनसक्सेसफुल साइन। ठीक है, और अब हमने ये क्रिएट कर लिया है, इसे हम स्लो हो रहा है। कोई नहीं रहा तो मैं आपको कर देता हूँ। प्राइवेट फंड ऐड टू DB, और उसके अंदर जो वैल्यूज मेरे पास हुई थी वो है एक नेम वन डॉट ऐसे ही लिख के आगे, और दूसरा है मेरा ईमेल, तो email वन डॉट स्ट्रिंग आगे, और मैं इसे यहाँ पे चलाता हूँ। अब हम यूज़ करेंगे जो हमने अपना वो क्रिएट करा है, जो हमने अपना वो क्या क्रिएट करा है, हमने ये वाला रेफरेंस वेरिएबल इसका डेटाबेस के लिए। तो यहाँ पर पहले हम बता रहे हैं डेटाबेस में हमें कैसे स्टोर करना है, क्योंकि ये SQL डेटाबेस नहीं है, मतलब ये टेबल फॉर्मेट में नहीं है, नोड्स में मतलब ब्रांचेस टाइप स्टोर होगा ये डेटा। हम इसे मतलब एक के अंदर एक ब्रांचेस बनाते हैं। तो कैसे, तो DB रेफ डॉट डेटाबेस रेफरेंस
मेरा FRS डॉट गेट रेफरेंस, हमारी रेफरेंस जो होगी सबसे पहले नोड हम यूजर के नाम से रखेंगे, डॉट चाइल्ड हमारा मतलब उसके अंदर जो हम रखेंगे नोड उसका नाम रखेंगे नेम ऐसी, और उसके अंदर हम अब जो वैल्यू हम पास उसके अंदर सेव करने जाते हैं तो हम एक क्लास बनाए थे इसलिए कॉन्टिंग क्लास। तो यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ कॉन्टिंग क्लास, डेटा क्लास क्रिएट करते हैं, उसका नाम रख देता हूँ यूज़र। तो यूज़र के नाम से हम क्लास बनाते हैं, इसके अंदर अब ये जो क्लास होगी ये बेसिकली हमारी जो हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे उसका मतलब टेक्स्ट फील्ड होगी, मतलब उसे की जैसे की वैल्यू पेज होती है, जैसे की वैल्यू पेज होती है उसी हिसाब से सेव करेगा। तो मतलब जो हमारा इसका नेम है मतलब नेम क्या आगे नेम आना चाहिए इस तरह से होगा। तो नेम स्ट्रिंग यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग कॉमा दूसरा है हमारा ईमेल, हाँ वैल लिखना भूल गया तभी आ गया वैल ईमेल, वो भी हमारा स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग लिख दिया। अब हम इसे यहाँ से डॉट चाइल्ड हम यहाँ पर पास करते हैं यूज़र और इसके अंदर हम वो पास कर देते हैं जो वैल्यूज हमें भेजनी है वो है नेम और ईमेल, नेम 1 कॉमा ईमेल 1। अब ये जो कोड है अच्छा वो फुल स्ट्रिंग है उसकी जरूरत नहीं है, वो कह रहा है वैसे पहले से स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसे पता नहीं है तो वो वही मिल जाता है। उसे हम रन करके देखते हैं कि कितना पार्ट कोड का चल रहा है या नहीं। ग्रेडेड बिल्ड जो है आपके लैपटॉप के हिसाब से डिपेंड करता है, आपके प्रोसेसर वगैरह जो भी उसके डिपेंड फास्ट बदल स्लो होता है। यहाँ पर इसने एरर दे दी है और अच्छा यहाँ पर ये एरर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर मैंने डॉट चाइल्ड कर दिया है, यहाँ पर नहीं डॉट चाइल्ड है, सेट वैल्यू हमें यूज़ करना है कि हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, यहाँ पे उसके चाइल्ड में जा रहे हैं, चाइल्ड तो हमें मिला हुआ है और फिर हमने इसे इनिशियलाइज मिल गया है पूरी जगह इक्वल टू डेटाबेस रेफरेंस डॉट गेट गेट इंस्टेंस आना चाहिए, मगर चलो वैसे अभी वैसे बिना उसके चल जाएगी, मैं रेफरेंस से वैसे भी यहाँ पर यूज़ करिए। अच्छा तो मैं डेटाबेस रेफरेंस यूज़ करना है, इसलिए नहीं आ रहा वो, हाँ अब सही आ जाएगा। डेटाबेस रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस, तो कोई और इशू है, मैंने कोई छोटी मिस्टेक करी होगी, मैंने याद नहीं आ रहा एक्चुअली कहाँ पर। ठीक है, अब हम इसे दोबारा रन करते हैं।
ये एग्जैक्ट एरर भी नहीं बता रहे हैं, तो अगर वो पता चल जाए तो बटन में देख लेना एक बार। बटन तो कॉल सही हुआ है ना। ठीक हो सकता है, एक बार मैं इसे स्टार्ट करके देख लेता हूँ। खैर ये वाले ऐसे टाइप के एरर्स हर किसी को आते रहेंगे, इसमें कोई बात नहीं। स्टार्टिंग के बीच में हमेशा आती हैं। मैंने बटन तो क्लोज नहीं करा। शायद यही एक इशू था हमारा। हाँ इशू ज़्यादा था, बस मैं ये यहाँ पर इतना छोटा सा ये क्लोज नहीं करा था यहाँ पर, इसलिए वो चल नहीं रहा था। ये तो अब यहाँ पर ये देखिए इसमें दूसरा वाला पेज खुला है अभी। हमें मगर दूसरा पेज खोलना था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें से जाएंगे यहाँ पर मैनिफेस्ट में, क्योंकि हमारा फर्स्ट पेज कोई और है पहले से सेट हुआ डिफॉल्ट। हमें यहाँ से इसे इस पार्ट को यहाँ से हटा लेंगे इस वाले पेज से, और क्योंकि मैंने ये वाला पेज बनाया है साइन अप पेज, तो हम इधर पेज कर देंगे ये वाली चीज़। तो पहले हम इसे क्लोज करेंगे ऐसे, ये इंटेंट यहाँ से होगा। मैं इसे दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। दोबारा से स्टार्ट करता हूँ मैं। हमारा ये साइन अप पेज खुल गया है और हम इसे टेस्ट करते हैं यहाँ पर। जैसे अब सबसे पहले मैं नेम एंटर कर देता हूँ, ईमेल और पासवर्ड ABCD 1 2 3 4, ये मेरा पासवर्ड है। अब मैं इसमें साइन अप पे क्लिक करूँगा। अगर पहले तो मैं इसमें एक चीज़ कम कर दिया ताकि मैं टेस्ट कर लूँ कि ये ख़राब, अगर मैं गलत वैल्यू एंटर करूँ तो ये चलना नहीं चाहिए। तो जैसे मैं जैक कोई ईमेल नहीं होता है, तो इसे मतलब इसे वैल्यू मतलब अनसक्सेसफुल या ऐसा कुछ देना चाहिए। अनसक्सेसफुल साइन अप लिख के आ गया, क्योंकि जैक कोई तो जब तक हम उसमें @gmail.com मिलाएंगे या कोई भी .com मिलाएंगे तब तक नहीं चलेगा। तो जैक
हमने इसे साइन अप किया। अगर ये सक्सेसफुल रहेगा हमारा तो यहाँ पर लिख के आएगा एडिट टू डीबी या सक्सेसफुल साइन अप, ऐसा कुछ लिख के आना चाहिए। और हम वो चेक कर लेंगे हमारे डेटाबेस में ये अनसक्सेसफुल अभी भी आया है तो इसमें कोई और इशू आ रहा है। और इसमें हम इसे पता करते हैं कैसे। हम यहाँ पर हमारा 14 तो हम ये अनसक्सेसफुल हुआ है तो हमारा यहाँ पर शायद या तो हमने नेम या पासवर्ड या कुछ कमी करी है तो उससे पासवर्ड बढ़ाएगी। यहाँ पे सर ये किसी वजह से साइन अप हो नहीं पा रहा है, मैं एग्जैक्टली उसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो वैसे जैसे हमें यहाँ पर यूज़र क्रिएट हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। जैसे आप कोई jack@gmail.com में करना चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली करें jack@gmail.com कर दिया और यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया ABCD1234 यहाँ से ऐसे क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही क्रिएट हुआ तो इसकी एक UID बन जाती है। तो मतलब ये जो UID है डिनोट करती है हर एक अलग अलग यूजर्स को। तो ये UID यूज करके हम बाकी चीज़ें भी उसके लिए कर सकते हैं। क्योंकि हमारा अभी ऑथेंटिकेशन किसी वजह से चल नहीं रहा है, वो मैं उसे नहीं पता लगा पा रहा हूँ। तो अगर वो चल जाता है तो यहाँ पर डेटाबेस में ऐसे ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी नेम आता है ऐसे नेम और जो भी नेम है जैसे जैक ऐसे करके ये चल। तो वो तो रिजॉल्व नहीं हो पाया फिलहाल, कभी अगर और होगा तो कर देंगे। अगर किसी और को कुछ और पूछना है एंड्रॉइड से रिलेटेड तो बता दिए। ऐसे और पहली चीज़ ये है कि इश्यूज तो हर किसी के उसमें आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं मतलब कोई पहले तो मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ एंड्रॉइड पे और ये बहुत छोटा सा इशू होगा, मुझे अभी पता नहीं है, मुझे बैठ के देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इशू होगा तो इस बात से नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोबारा बस इतना सा हो जिसे सिली मिस्टेक बोली जाती है तो वैसे ही होता है। सब लोग क्या आएंगे और वो एरर नहीं बताता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एरर में पता नहीं चलेगा कहाँ पर है। तो बस वैसे ही उसे रिजॉल्व करना है थोड़ी देर बैठ के। तो आज की हम वर्कशॉप यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू। So thank you everyone. We will be sharing the questions for today's session in the workshop group. Thank you.